जो भूमि से उपजा है वह भौम है। टर्निंग पॉइंट होता है न जाने, आपकी पूरी विसात बदलने वाली है। आपके जीवन में इन टर्निंग पॉइंट से पूरी विसात बदल जाने वाली है और इन्हीं टर्निंग पॉइंट्स को देख करके मैं कहता हूं कि विंशोत्तरी महादशा बिल्कुल अपना प्रभाव दिखाती है जो मंगल की अंतर्दशा चल रही है। और यह मंगल भैया 8वें या 12वें भाव बैठे हैं। हो सकता है वो अपने हाथ न उठा पाता। आज के कालखंड में लोग स्टैटिक होते चले जा रहे हैं तो कई बार हाथ नहीं उठा पाते हैं। तो जरा चेक करें मंगल में केतु तो नहीं आ गया है। मैं व्यक्ति को संपत्ति का लाभ मिलता है। यदि उसका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाएगा। तो देखिए लोग बोलते हैं वक्री ग्रहों का फल नहीं लिखा है, मगर वक्री ग्रहों का फल टूटे टूटे फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे कि गुरु दक्षिणा अगर आदमी ना दे तो समय पर विद्या काम नहीं आती है। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग मंगल की महादशा पर चर्चा करेंगे जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में दिया गया है। तो मैं आपको मंगल के बारे में बता दूं कि मंगल का नाम भौम भी है। भौम का अर्थ है जो भूमि से उपजा है वह भौम है। इस मंगल के बारे में बृहत पराशर होरा शास्त्र में इसके कुछ स्वरूप का भी वर्णन किया गया है और जो भी हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनमें भी ग्रहों के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आप मंगल के बारे में जब कुछ भी बताने चलते हैं तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप उसके स्वरूप को भी जाने और स्वरूप का भी दर्शन करते हुए उसकी महादशा का जब आप फलित करेंगे तो आपकी बात अकाट्य हो जाएगी। इस दृष्टिकोण से पहले इसका स्वरूप समझते हैं। तो देखिए मंगल एक पुरुष ग्रह है। स्त्री और पुरुष के भेदों में मंगल को पुरुष के रूप में समझा गया और यह पुरुषार्थ प्रदान करता है, यह बल प्रदान करता है, यह देवताओं का सेनापति है। तत्वों के अंतर्गत इसको अग्नि तत्व का समझा गया। जब आप बृहत पराशर होरा शास्त्र पढ़ते हैं तो ग्रहों का जब वर्णन पाप और पुण्य के रूप में आता है तो सौम्य ग्रह और क्रूर ग्रह के रूप में बात होती है। उस दृष्टिकोण से बृहत पराशर होरा शास्त्र की नजर में मंगल एक क्रूर ग्रह है, जबकि जब बाद में टेक्स्ट लिखे गए हैं उनमें मंगल को पाप ग्रह कह दिया गया है। तो देखिए पाप ग्रह और क्रूर ग्रह एक ही बात को संकेत कर रहे हैं और मंगल विशेष रूप से क्रूर ग्रह के रूप में समझा जाएगा। 4 वर्णों के रूप में जब मंगल को विभाजित किया जाता है तो इसको क्षत्रिय वर्ण से जुड़ा हुआ समझा जाता है, अर्थात यह सेनापति है तो इसके लिए मंत्र आता है वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर होते हैं वह वसुंधरा का भोग करते हैं। यह ग्रह 17 स्तंभ के भेदों में तामसिक गुणों से युक्त है और इसका प्रभाव रात्रि में बढ़ जाता है। यह रात्रि में बलवान है। जब मंगल के शारीरिक संरचना की बात आती है तो ऐसा कहा जाता है कि यह मध्यम कद प्रदान करता है और रंग इसका लाल है। मंगल के देवता भगवान कार्तिकेय जी हैं। जब मंगल के शारीरिक लक्षण की बात होती है तो ऐसा बताया जाता है कि यह थोड़ा सा देखने में क्रूर लगे, ऐसे लोग जिनकी आंखें थोड़ी लाल हों और चंचल हों। बड़े ही उदार हृदय वाले भी होते हैं मंगल से प्रभावित लोग और बड़े दिल वाले। उदार हृदय को आप सामान्य भाषा में आप कहेंगे कि ये बड़े दिल वाले हैं। वात पित्त कफ के दृष्टिकोण से यह पित्त प्रधान ग्रह पित्त की प्रकृति को शरीर में बढ़ा देता है, क्रोधी बनाता है। थोड़ा क्रोध है इसमें। सामान्यतः जिस प्रकार से एक एथलीट होता है वह बड़ा दुबला पतला होता है, छरहरा होता है, यह भी मंगल के शारीरिक गुण में समझा जाता है, अर्थात पतली कमर हो। यह विशेष बात समझी गई है। एथलीट के भांति यह मंगल का विशेष शारीरिक सौंदर्य है जो कि हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में देखने को मिलता है। दिशाओं में यह दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और स्वाद में वह सभी वनस्पतियां, वह सब खाने पीने की चीजें जो कि कड़वा स्वाद प्रदान करती हैं उन सब पे मंगल का अधिकार है। लाल वस्त्र भी मंगल को पसंद है और ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु का अधिपति मंगल है, वह गर्मी लाता है। धातु मूल जीव के संदर्भ में इस ग्रह को धातु वर्ग में रखा गया है। सारावली एक बहुत ही उत्तम ग्रंथ है। इस
उत्तम ग्रंथ में मंगल को सत्व गुण से जोड़ा गया है। तो देखिए ऊपर हमने तामसिक गुण पढ़ा और यहाँ पर सत्व गुण क्या है, इसका भेद क्या है। तो देखिए सत्र स्तंभ वाला गुण नहीं है। सारावली में जो सत्व गुण कह रहे हैं वह सत्व एक अलग दिशा की बात कर रहा है, जो कि किसी व्यक्ति में प्रजनन की क्षमता और उससे संबंधित सात्विक बल की बात कर रहा है। सत्व यहाँ पर जो है पुरुषार्थ प्रदान करने वाली और ओज को, तेज को, वीर को दर्शाने का संकेत है। जीव के शरीर में उपस्थित जो उसका सत्व अंश है उससे संबंधित सत्व गुण कहा जा रहा है। मंगल हमारे शरीर में मज्जा का कारक है। मज्जा का कारक का अर्थ है हड्डी के अंदर का जो तत्व है वह मंगल के प्रतिनिधित्व में आता है। तो जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर इस संदर्भ का प्रयोग होगा। स्थान के रूप में मंगल से संबंधित वह स्थान जो कि अग्नि के क्षेत्र है, अग्नि से संबंधित क्षेत्र है। आज के आधुनिक काल में वह सभी क्षेत्र जहां पर विद्युत उत्पन्न हो रही है उनको आप मंगल का क्षेत्र समझेंगे। धातु इसकी पुरानी पुस्तकों में जो आता है वह सोने के रूप में आता है। आधुनिक काल में इसकी धातु तांबा के रूप में भी समझी जाती है। तो सोना और तांबा दोनों पे प्रतिनिधित्व मंगल का है। विशेष रूप से तांबे को आप समझिए। मंगल के लिए एक स्थान पे आता है कि मंगल बड़ा वक्र है। वक्र का अर्थ है कि बड़ा टेढ़ा है, अर्थात इसको समझना इतना आसान नहीं है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति बड़ा बलवान होता है, बड़ा बलशाली होता है, उसके आसपास लोग जब जाते हैं तो इस समझने में डरते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है। ठीक उसी प्रकार से सेनापति के पास कोई भी जब जाएगा तो मन ही मन सोचता रहता है कि भाई हम इनको सही बात पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इसलिए इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। कई कुंडलियों में बहुत शुभ फल दे रहा होता है तो कई कुंडलियों में यह बहुत खराब फल भी दे रहा होता है। फल दीपिका में इसको धैर्य से जोड़ा गया है, मन की स्थिरता से जोड़ा गया है, मनोबल से जोड़ा गया है और वहां पर भी सत्व की बात हुई है। जमीन से लाभ दिलाने वाला जो ग्रह है वह है मंगल। भाई से सुख, वीरता, क्रूरता, साहस यह सब मंगल प्रदान करता है। द्वेष और शत्रुता भी मंगल प्रदान करता है। अग्नि संबंधी कार्य, रसोई से जुड़े कार्य और लोगों का समूह बनाकर उनका उपयोग करने का कार्य, जाति समूह में लोगों को जोड़ देने का कार्य, यह सब मंगल के विशेष कार्य में आते हैं। और कई बार यह व्यक्ति को उसके वैवाहिक जीवन से बाहर के संबंध की तरफ भी संकेत कर रहा होता है। कुंडलियों में उसकी अपनी अपनी कंडीशन है और इसी के साथ साथ वह मन की वैचारिक उच्चता को भी प्रदान करता है, मन के विचारों को बताता है। घाव लग जाए किसी के शरीर में, चोट लग जाए, व्रण, फोड़ा, यह सब भी मंगल के प्रभाव के फल हैं। क्योंकि जो सेनापति होगा, जो युद्ध भूमि में लड़ेगा तो उसको चोट तो लगेगी। इस प्रकार से हम अपने क्लासिकल टेक्स्ट में मंगल को समझते हैं, जो हमने अभी मंगल के गुणधर्म आपको बताए। और इन्हीं गुणधर्मों का प्रयोग उसकी महादशा में भी होता है। तो मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है और यह मंगल की महादशा 3 नक्षत्रों के माध्यम से आती है। पहला नक्षत्र है मृगशिरा, दूसरा नक्षत्र है चित्रा और तीसरा नक्षत्र है धनिष्ठा। इन तीनों नक्षत्रों के माध्यम से हमें मंगल की महादशा विंशोत्तरी महादशा प्रणाली में प्राप्त होती है। यह याद रखिएगा, अन्य प्रणालियों में यह दशा नाथ बदल जाते हैं। तो विंशोत्तरी महादशा प्रणाली में इन 3 नक्षत्रों अर्थात मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा से हम मंगल की महादशा 7 वर्ष के लिए समझते हैं और मंगल वहां पर हो जाता है दशानाथ, दशा का नाथ, जो जिसने दशा को नाथ लिया हो। तो जब बृहद पराशर होरा शास्त्र आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि मंगल यदि मकर राशि में हो, मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, दसम भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, एकादश भाव में हो, द्वितीय भाव में हो और बलवान हो, बल से युक्त हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो या फिर शुभ ग्रह के नवमांश में हो, अर्थात शुभ ग्रह के नवमांश में हो, बस
अब वहां पर उच्च नीच नहीं देखना है, हमें यह देखना है कि क्या वह शुभ ग्रह के नवमांश में है क्या। अगर शुभ ग्रह के नवमांश में है तो हमारा नवमांश वाला वीडियो देखिएगा कैसे नवमांश को पढ़ते हैं। तो शुभ ग्रह के यदि नवमांश में है तो मंगल की महादशा जीवन में शुभ फल प्रदान करने जा रही है। तो फिर मंगल की महादशा अगर शुभ होगी तो उस शुभ दशा में क्या मिलता है, तो जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट कहते हैं वो कहते हैं राज्य से लाभ। तो देखिए प्राचीन काल में राज्य से लाभ, राजा से लाभ होता रहा होगा। आज के कालखंड में आप यह समझिए कि आपको सरकार से संबंधित कोई फायदा मिल सकता है, कोई सरकारी नौकरी आपकी लग सकती है, कोई सरकारी विभाग में आपका कोई काम अटका है तो वह काम संपन्न हो सकता है, या सरकार आपके लिए कोई योजना में आपका नाम डाल देवे, ऐसा भी हो सकता है। भूमि की प्राप्ति, आप कोई भूमि खरीद सकते हैं, कोई व्यक्ति आपको भूमि प्रदान कर सकता है, संपत्ति प्रदान कर सकता है। धन धान्य की वृद्धि और व्यापार कृषि में लाभ होता है। व्यक्ति अगर खेती करता है तो उसकी खेती बहुत अच्छी चलेगी, और यदि खेती से संबंधित नहीं रह गया है, व्यापार व्यवसाय करता है तो व्यापार व्यवसाय में व्यक्ति का अच्छा होगा। कब? जब मंगल इस प्रकार से कुंडली में स्थित हो और मंगल की महादशा आ जाए तब। मंगल की इस दशा का, ऐसी स्थिति में मंगल बैठा हो तो मंगल की दशा आ जाए तो ऐसा कहा जाता है कि यदि व्यक्ति प्रवास पर है, यानी व्यक्ति यात्रा कर रहा है, आ जा रहा है, तो भी ना उसको स्थान मिल जाता है, लोग उसको शरण दे देते हैं और वह रुक जाता है। अर्थात आज के कालखंड में आप यह समझिए कि मंगल की महादशा चल रही है, मंगल शुभ है और व्यक्ति किसी दूसरे शहर में जा रहा है तो उसकी होटल बुकिंग आसानी से हो जाएगी। देखिए मंगल की अच्छी दशा को देख करके आप यह समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को आसानी से होटल मिल जाएगा दूसरे शहर में, अन्यथा नहीं। ऐसा भी लिखा गया है कि मंगल यदि केंद्र में या तृतीय स्थान में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने साहस से उद्यम करता है और अपने साहस से, अपने पौरुष से धन का अर्जन करता है। और जब मंगल की दशा समाप्त होने वाली हो, यदि मंगल के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, यह समझ लीजिए कि मंगल की दशा जाते जाते यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो कोई विशेष दुख परेशानी दे सकती है, विशेष रूप से कोई घाव, कोई व्रण, कोई फोड़ा, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन दे सकता है। तो देखिए मंगल की महादशा को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मंगल की महादशा में 9 ग्रहों की अंतरदशाएं दिखती हैं, जिसमें पहला अंतरदशा जो आती है वह आती है मंगल की स्वयं की, और यह मंगल की जो दशा चलती है वह 4 महीना 27 दिन चलती है। तो मंगल की महादशा हो और मंगल की अंतरदशा लग जाए तो यह बड़ा ही विशेष समय है। इस 4 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। तो मंगल की अंतरदशा कैसी जाएगी, इसके लिए आप यह देखिए कि मंगल लग्न से किस स्थान पर बैठा है। मंगल यदि लग्न से केंद्र में बैठा हो, अर्थात 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हो, अथवा त्रिकोण में बैठा हो यानी कि 5वें या 9वें भाव में बैठा हो, या फिर लाभ स्थान में बैठा हो। अन्यथा एक अन्य नियम भी है कि मंगल किसी शुभ ग्रह के साथ दूसरे अथवा तीसरे भाव में भी बैठा हो। अगर दूसरे तीसरे भाव में बैठा है तो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे, और अन्य जो स्थान मैंने बताए 1, 4, 7, 10, 5, 11 और 9, इन भावों में अगर अकेला भी बैठा था तो चलता था, और दूसरे तीसरे भाव में उसको शुभ ग्रह की एक दिशा चाहिए। यदि वह शुभ ग्रह के साथ बैठ गया है, शुभ ग्रह के प्रभाव में आ गया है, तो वह शुभ फल प्रदान करेगा। इसके अलावा एक कंडीशन और आती है कि मंगल यदि लग्नेश के साथ हो जाए तो भी वह शुभ फल प्रदान करता है। एक बात विशेष याद रखिएगा, कोई भी ग्रह यदि लग्नेश के साथ में है, उसकी दशा लग जाए तो सामान्यतः वह दशा अच्छी जाती है। तो इस कालखंड में होगा क्या, तो ऐसे कालखंड में व्यक्ति को राजा की कृपा होती है। अब पुराने जमाने में राजा की कृपा होती थी, आज के ज़माने में आप समझिए कि आपके क्षेत्र के जो विधायक होंगे और एमपी होंगे या राज कर्मचारी होंगे या सरकार से कोई विशेष योजना आ रही होगी, उनसे आपको लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ मंगल की दशा का एक और बड़ा लक्षण है कि वह संपत्ति, वह संपदा, वह धन, वह जमीन, वह भूमि जो कि दूसरों के हाथ में चली गई थी, किसी ने किसी वजह से किसी समय में छीन लिया था आपसे, वह वापस आपको मिल जाती है। गया हुआ राजपाट वापस आ जाता है। इस प्रकार से इसको समझेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि यदि मंगल इन भाव में है या लग्नेश के साथ है या शुभ ग्रह के साथ दूसरे भाव या तीसरे भाव में है तो सामान्यतः शुभ
दशा हो जाती है मंगल की अंतर्दशा, और महादशा भी सेम लाइन पे ही रहती है। जो दूसरा फेज आता है वो यह देखा जाता है इनकी राशियों से। पहले तो हमने भावफल देखा, क्योंकि हमने एक वीडियो में, जो पिछला वीडियो था चंद्रमा का, आप उसे देख लीजिएगा, हमने बताया था कि जब भी कोई महादशा चलती है तो पहले ग्रह उस दशा को 3 बराबर भाग में बांट दीजिए। तो जैसे 7 साल का है, 7 साल को आप 3 बराबर भाग में बांट दीजिए तो करीब 2 साल 4 महीना आया, तो 2 साल 4 महीना, 2 साल 4 महीना, 2 साल 4 महीना, इस प्रकार से 7 साल आपने बांट लिए। तो आपने जो 7 वर्षों को बांटा है, तो पहले 2 साल 4 महीने में मंगल की जो दशा जाएगी उसमें मंगल अपने भाव के फल को देता है। उसके बाद मंगल अपनी राशि का फल देता है। तो अब राशि का फल की भी बात करेंगे। और आखिरी फेज में मंगल वह फल देता है जो कि उसके साथ अन्य ग्रहों ने दृष्टि के साथ संबंध बना रखे हैं। और यही तरीका आप अंतर्दशाओं के अंतर भी लेके आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो दूसरा फेज है वह देखना है कि भाई राशिफल इसका क्या बनता है। तो देखिए, राशिफल में कोई भी ग्रह यदि उच्च का है, स्वग्रही है, मूल त्रिकोण में है, तो वह सामान्यतः शुभ फल देता है। इसी क्रम में हम मंगल को देखते हैं। तो मंगल यदि स्वग्रही हो, स्वग्रही का अर्थ है कि मंगल मेष राशि या वृश्चिक राशि में हो। मंगल यदि उच्च का हो, अर्थात मंगल मकर राशि में हो, या अपने ही नवमांश में हो। नवमांश में वह अपने, मतलब मेष नवमांश में या वृश्चिक नवमांश में हो, बलवान हो और शुभ ग्रह से युक्त हो। शुभ ग्रह से युक्त हो तो कहां पर शुभ ग्रह से युक्त हो? नवमांश चक्र में युक्त हो या लग्न पर युक्त हो? तो मेरा कॉमन थॉट प्रोसेस कहता है कि लग्न चार्ट देखेगा, राशि चक्र देखेगा। नवमांश की युति को युति मत समझिएगा, वहां की युति को युति समझिएगा। क्यों? क्योंकि नवमांश एक छोटा सा खंड है, विशेष रूप से तो ग्रह राशि चक्र पर टहल रहा है, तो राशि की युति को विशेष महत्व देना है। तो राशि में वह राशि चक्र पे शुभ ग्रह के साथ में हो तो ऐसा समय व्यक्ति के जीवन में शुभता से युक्त होता है। व्यक्ति के सारे कार्य होते हैं, समृद्धि होती है, बढ़ता है, बलवान होता है और व्यक्ति को तरक्की मिलती है। परंतु अब यही मंगल की अंतर्दशा आ जाए, मंगल की महादशा, मंगल की अंतर्दशा चल रही है और यह मंगल भैया 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं, या फिर यह मंगल पाप ग्रहों से प्रभावित है और पाप ग्रहों के प्रभाव में है, पाप ग्रहों के साथ है, पाप ग्रहों की दृष्टि लगी पड़ी है, तो फिर पुस्तक कहती है कि शरीर में रोग लग सकता है। विशेष रूप से मूत्राशय के रोग लग सकते हैं। व्यक्ति को कोई व्रण, फोड़ा, घाव हो सकता है। शरीर में कोई डॉक्टर साहब कोई ऑपरेशन कर दें छोटा मोटा, ऐसा भी हो सकता है। व्यक्ति भयभीत होता है, उसको कोई भय लगा होता है, उसको उसके घर में कहीं चोरी न हो जाए, उसको इसका डर लगा रहता है। या फिर अब पुराने समय में था कि सर्प काट लेते थे, अब शहरी जीवन में सर्प तो बेचारे देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि कोई भी समस्या जो कि अचानक अनप्लान्ड वे में आ जाए, वही सर्प है। आप सड़क पर जा रहे थे, किसी से भिड़ गए, आपकी बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी बात के किसी से विवाद हो गया, तो वह भी एक प्रकार का सर्पदंश ही है। और जब मंगल 8वें 12वें में हो या पाप प्रभाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को राजा से भी पीड़ा होती है। राजा से पीड़ा का अर्थ यही हो गया कि अब सरकार की तरफ से कोई कंप्लेंसेंस की नोटिस आपको आ सकती है, कोई मुकदमा आप पे चल सकता है सरकार की तरफ से। इस तरह के संकेत मिलते हैं। और ऐसे समय में क्लासिकल टेक्स्ट में कहा जाता है धन, धान्य और पशुओं का नाश। तो आज के कालखंड में आप समझिए कि जो आपके एसेट्स हैं, जैसे गाड़ी है, बंगला है, इनमें कोई छोटा मोटा नाश आ सकता है। नाश का अर्थ है हानि। इस प्रकार से कोई चीज एब्सोल्यूट टर्म में नहीं होती है, रिलेटिव टर्म में चीजों को तारतम्य से समझना पड़ता है। देखिए, एक बात बता दूं कि गुरु दक्षिणा अगर आदमी ना दे तो समय पर विद्या काम नहीं आती है। आप इतने समय से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आग्रह करता हूं कि आप सब गुरु दक्षिणा के रूप में एक नमस्ते ही डाल दीजिए कमेंट में, तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग सीरियस वे में सीख रहे हैं। इसी क्रम में जब बृहत पराशर होरा शास्त्र को जब मैं और पढ़ता हूं तो मैं ऐसा पाता हूं कि जब मंगल द्वितीय भाव या 7वें भाव का अधिपति हो तो फिर शरीर के कुछ विशेष कष्ट आ सकते हैं। और ऐसे में बृहत पराशर होरा शास्त्र कहती है कि व्यक्ति को आरोग्यता का वरदान प्राप्त करने के लिए
भगवान रुद्र का जप करना चाहिए, भगवान शिव का जप करना चाहिए, जप और दान करना चाहिए। तो आप जप करें, आप दान करें। कब? जब द्वितीय भाव और सप्तम भाव का अधिपति मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आ जाए, उससे आपको आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। अर्थात वह समय थोड़ा सा आपके लिए कठिन है, ऐसा भी संकेत है। शारीरिक कष्ट है, शरीर का कोई कष्ट है। द्वितीय भाव और सप्तम भाव का जो फल है वो बहुत ही संतुलित रूप से देखा समझा जाता है। इसके लिए बहुत अनुभव की आवश्यकता होती है, परंतु हाँ, जप और दान करने में क्या जाता है, आपके हाथ पुण्य ही लगेगा। तो आप भगवान शिव का जप करिए। जातक पारिजात एक बहुत अच्छी पुस्तक है और उसमें भी महादशाओं अंतर्दशाओं का बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है। और जब मंगल की महादशा चल रही हो, उसमें मंगल की अंतर्दशा आ जाए तो जातक पारिजातकार कहते हैं कि यह व्यक्ति को उग्र बना देता है, यह व्यक्ति को उग्र बना देता है। और ऐसे में व्यक्ति का अपने ही मित्रों से बैर हो जाता है। जरा विचार करिए, इस मंगल की महादशा के पहले किसकी महादशा चल रही थी? तो वह महादशा चल रही थी चंद्रमा की, और चंद्रमा एक सौम्य ग्रह था। सौम्य ग्रह के बाद अचानक से एक क्रूर ग्रह का समय आ गया, बलवान ग्रह का समय आ गया। अब वह बल दिखा रहा है। तो 10 साल से जो मित्र आपका बिल्कुल शांति से आपके हाँ में हाँ कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, वह अचानक से अब आप पर बल का प्रयोग करेगा, अचानक से अपना बल दिखाएगा और ये कहेगा कि मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से ज़्यादा महंगी है। तो ऐसे में तो फिर धीरे धीरे मनमुटाव होगा और ये मनमुटाव बैर में आ जाएगा। और वही मित्र जो कि चंद्रमा की दशा में हंसी खुशी मिल रहे थे, खूब हंसी मजाक कर रहे थे, अब मंगल की दशा में टसन में भर गए हैं। ऐसे में व्यक्ति के भाइयों को भी पीड़ा होती है। अब भाई वो हर जगह अपना मसल्स ट्विस्ट कर रहा है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, तो सबको पीड़ा दे रहा है। यही मंगल की बात है। और जब तुम सबको परेशान करोगे तो गवर्नमेंट तुमको परेशान कर सकती है, अर्थात गवर्नमेंट्स का भय तुमको आ सकता है। और जब आप हर जगह लड़ेंगे, हर जगह परेशान करेंगे, सबको अपना बाहुबल दिखाएंगे, तो इससे आपकी ही प्रगति का नुकसान होगा और आपके ही प्रगति के कार्य बंध जाएंगे, रुक जाएंगे। इसलिए मंगल की दशा हो तो बहुत ही चालाकी से मंगल का प्रयोग करें। लोगों से उलझे नहीं, विनम्र बने रहें, हम्बल बने रहें और अपनी विनम्रता से अपना कार्य कर लेवें। अन्यथा जो काम 1 रुपए में होना था, उस काम के लिए आप 10 रुपया खर्चा करेंगे। अगली अंतर्दशा जो आती है वह मंगल में राहु की आती है। और मैं कहता हूं, जब मंगल में हो राहु तो प्रयोग करो बाहु, जब मंगल में हो राहु तो प्रयोग करो बाहु। यह पुरुषार्थ करने का समय है। यह बहुत ही विपरीत समय भी जीवन का हो सकता है। यह लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। ये लाइफ के कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं और टर्निंग पॉइंट्स जब मैं महादशा अंतर्दशाओं में आऊंगा तो मैं आपको बताता रहूंगा, देखो ये टर्निंग पॉइंट है। और आप उस टर्निंग पॉइंट को लिख लेना, देखना वहां पर जीवन में कैसे आपके टर्न हुआ था। जिस तरीके से आप कैरम खेलते हैं और कैरम में आप देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में चीजें फैल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से टर्निंग पॉइंट होता है। न जाने आपकी पूरी विसात बदलने वाली है। आपके जीवन में इन टर्निंग पॉइंट्स से पूरी विसात बदल जाने वाली है। और इन्हीं टर्निंग पॉइंट्स को देख करके मैं कहता हूं कि विंशोत्तरी महादशा बिल्कुल अपना प्रभाव दिखाती है। जो कहते हैं कि विंशोत्तरी महादशा प्रभाव नहीं दिखाती है, तो वो अपने टर्निंग पॉइंट्स को, लाइफ को चेक करें। अपने जीवन के अनुभव में अपने टर्निंग पॉइंट्स को चेक करें। अगर उन टर्निंग पॉइंट्स पे कुछ विशेष घटना घटित हो रही है तो इसका अर्थ है कि विंशोत्तरी महादशा आज भी फलीभूत हो रही है। तो जब मंगल में राहु आया, तो मंगल में राहु चलता है 1 वर्ष 18 दिन। 1 वर्ष 18 दिन तक इस राहु की महादशा चलेगी, अर्थात राहु की अंतर्दशा चलेगी। मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा 1 वर्ष 18 दिन की होती है। तो जातक पारिजात में ऐसा बताया गया है कि ऐसे समय में व्यक्ति को राजा से, चोर से भय होता है, उसके धन का नाश होता है, व्यक्ति को निंदनीय कार्य में सिद्धि मिलती है। ऐसे कार्य जो कि निंदा के पात्र हैं वह व्यक्ति करता है, निंदनीय कार्य में लगा रहता है। हो सकता है वो इलीगल ना हो मगर अनैतिक हो,
ऐसे समय में व्यक्ति को जघन्य और कुत्सित कार्यों में राहु बढ़ा देता है और उस दिशा में व्यक्ति राहु को खींच के ले जाता है, उसी दिशा में सफलता दे रहा होता है। कौन कुसंगत पाए न साई, रही है नीच मित्र सह चतुराई। कुसंगति सबके पास आती है, उसके साथ बड़ी चतुराई से रहना पड़ता है, नहीं तो जरा सा पैर फिसला तो किस खाई में गिरेंगे और फिर उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे, यह बहुत बड़ा प्रश्न जीवन में उठ जाता है। इसलिए मंगल में राहु प्रयोग करो बाहु, परंतु अपने बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करना, विवेक सिखाना है। थोड़ा सा विवेक रहेगा तो फिर मंगल में राहु का जो टर्निंग पॉइंट है वो जीवन को एक अलग ढंग की दिशा दे देगा। जब हम बृहत पराशर होरा शास्त्र पढ़ते हैं तो देखिए इसी में एक अलग से चीज आ जाती है जिसको कि मुझे लगता है कि आपको अवश्य बताऊं। सामान्यतः है जो लोग बृहत पराशर होरा शास्त्र पढ़ते हैं तो वह भी कई बार इस सिद्धांत को मानने से मना कर जाते हैं, परंतु जब बृहत पराशर होरा शास्त्र में ही दिया है तो हमें मानना चाहिए। और इसी दशा फलाध्याय में मंगल की महादशाओं और अंतरदशाओं के फल के अंतर्गत जब राहु की अंतरदशा की बात कही जाती है तो वहीं पर राहु और केतु के उच्च मूल त्रिकोण स्वग्रही का भी संज्ञान दिया गया है। तो उसमें बताया गया है कि राहु केतु जब उच्च के होते हैं तो राहु उच्च का होता है वृष राशि में और केतु उच्च का होता है वृश्चिक राशि में। क्यों भाई, ऐसे क्यों होता है? तो मैं आपको बताता हूं कि राहु केतु कौन है, ये है संपात बिंदु। किसके संपात बिंदु? तो यह पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर आते हैं। तो चंद्रमा के पथ पर जो उच्चतम बिंदु है वही राहु का बिंदु हुआ, चंद्रमा के पथ पर जो उच्चतम बिंदु है वही राहु का बिंदु हुआ। तो जिस समय राहु उच्च का होगा तो हम केतु को भी उसी समय उच्च का समझ लेते हैं, और चंद्रमा जहां पर नीच का हो रहा है वहीं पर हम केतु को भी, राहु को भी नीच का समझते हैं। और जिस समय राहु नीच का है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वहां पर केतु भी नीच का हो जाएगा। तो इस प्रकार से राहु केतु के, तो इसमें नीच की बात नहीं कही गई है, इसमें उच्च की बात आई है। तो राहु का उच्च आता है वृष राशि और केतु का उच्च आता है वृश्चिक राशि। इसी के साथ साथ इनकी मूल त्रिकोण राशियां भी हैं। तो मूल त्रिकोण राशि में राहु का मूल त्रिकोण आता है मिथुन राशि और केतु का मूल त्रिकोण आता है धनु राशि। साथ ही साथ इन ग्रहों की अपनी राशियां भी हैं, स्वग्रही भी हो जाते हैं। कब होते हैं? राहु की अपनी राशि है कुंभ और कन्या, राहु की अपनी राशि है कुंभ और कन्या, और केतु की अपनी राशि है वृश्चिक और मीन। तो एक प्रकार से देखिए कि राहु केतु ने एक प्रकार से पूरी ज़ोडिएक को अपने कब्जे में ले रखा है। और आप इसे ऐसा समझिए कि ये किसी भी ताले की दूसरी चाबी है। जैसे आप घर में ताला खरीद के लाते हैं, 2 चाबी मिल जाती है और एक चाबी आप रिजर्व में रख लेते हैं, दूसरी चाबी को प्रयोग करते रहते हैं। तो यह रिजर्व चाबी है। जब आप किसी भाव के अधिपति को देखें वहां पे कमजोर है और वहां पे मामला एकदम डामाडोल दिख रहा है, तब आप इनको प्रयोग कर लीजिए, तब आप इन सिद्धांतों को प्रयोग कर लीजिए। आपको दिखेगा कि अल्टरनेट सिस्टम काम कर रहा होता है। तो इस महत्वपूर्ण सूत्र के बाद मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि मंगल की महादशा में राहु को आप देख रहे हैं और आपने देखा कि राहु वृष राशि में बैठा है यानी कि उच्च का है, मिथुन राशि में बैठा है यानी कि मूल त्रिकोण में है, कुंभ राशि या कन्या राशि में है अर्थात वह स्वग्रही है। यदि ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं और राहु किसी भी शुभ ग्रह के साथ में हो, ऐसी स्थिति हो, या तो राहु इन राशियों में हो और किसी शुभ ग्रह के साथ में हो, अथवा राहु लग्न से 1 4 7 10 5 9 11 भाव में स्थित हो, तो यह राहु शुभ फल प्रदान करता है। अब राहु शुभ फल प्रदान करेगा तो क्या फल प्रदान करेगा? तो यह भी राजा से सम्मान दिला देता है।
यह भी राजा से सम्मान दिला देता है। गृह, भूमि, स्त्री, सुख, संपत्ति, पुत्र आदि सबका सुख दे देता है और विशेष रूप से व्यवसाय में वृद्धि करता है। यह व्यवसाय में वृद्धि करता है। गंगा आदि पवित्र तीर्थों का भी यात्रा इस कालखंड में हो जाती है। व्यक्ति देश देशांतर को घूमता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी कहीं भी न घुमा हो, अगर यह समय आ जाए तो कई बार वो घूमने निकल जाता है। कंडीशन अप्लाइड कि राहु अच्छी स्थिति में बैठा हो। परंतु यही राहु यदि 8वें भाव में, 12वें भाव में बैठा हो या किसी भी स्थान में बैठा हो, परंतु वहां पर पाप ग्रहों की दृष्टि लग रही हो, पाप ग्रह देख रहे हो, पाप ग्रह के साथ बैठा हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति को सर्प का, चोरी का, व्रण का भय होता है। सर्प हमने आपको पहले ही अर्थ बता दिया कि आकस्मिक समस्या। चोरी का अर्थ है कि भाई भी जुटा के बैठे हो तो वो भी चोरी हो सकता है। और व्रण का अर्थ है कि शरीर में कोई ऐसी व्याधि आ जाना, ऐसा फोड़ा फुंसी, कोई रोग आ जाना जिसकी वजह से आपको चिकित्सक के पास जाना पड़े। तो एक प्रकार से मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो और राहु 8वें भाव में, 12वें भाव में बैठता हो या पाप ग्रह के साथ, पाप ग्रह से दृष्ट हो, ऐसी स्थितियां बन रही हो तो व्यक्ति को जीवन में आकस्मिक संकट आ सकते हैं। आकस्मिक संकट प्राचीन पुस्तकों में ऐसा आता है कि पशुओं का नाश होता है, विनाश होता है। आज के कालखंड में आप समझिए कि आपके वाहन की क्षति हो जाना, आप गाड़ी चला के जा रहे थे, गाड़ी में डेंट पेंट हो जाता है और व्यक्ति को वायु पित्त के विकार भी जीवन में बढ़ सकते हैं। राहु यदि द्वितीय भाव में हो तो यह धन का नाश करवा देगा। मंगल की महादशा हो, राहु की अंतर्दशा हो और राहु कुंडली में द्वितीय भाव में हो तो यह किसी प्रकार का धन का नाश कराने का संकेत दे रहा है या कोई बड़ा भय दे रहा है। सप्तम भाव में राहु बैठा हो तो यह भी स्वास्थ्य संबंधी चिंता को बताता है। इसमें थोड़ा गहरा विचार भी करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा अनुभव के साथ इन सिद्धांतों का प्रयोग करें। तो जब राहु द्वितीय भाव या 7वें भाव में हो और मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाए तो इस कालखंड में व्यक्ति को जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, दान करना चाहिए और ऐसे समय में आप भगवान शिव का जप करें। भगवान शिव के मंत्रों का जप करेंगे तो उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगली अंतर्दशा आती है गुरु की अंतर्दशा। 11 माह 6 दिन की होती है। मंगल की 7 वर्ष की दशा में गुरु की अंतर्दशा का समय 11 माह 6 दिन की होती है और जातक पारिजात इस संदर्भ में संकेत करता है कि ब्राह्मण से धन मिले, अर्थात विद्वानों से धन मिले, अर्थात विद्वान के घर आप कोई काम करेंगे और विद्वान आपको धन प्रदान कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्कूल के अंदर कोई टेंडर निकला है और आपने उस टेंडर को कंप्लीट कर दिया और आपको स्कूल से पैसा मिल गया। ऐसे समय में व्यक्ति को भूमि का भी लाभ मिलता है, शरीर का भी सुख रहता है, आनंद से रहता है, व्यक्ति सुखी होता है, सुख में वृद्धि होती है और सामान्यतः यह एक प्रकार का शुभ फल प्रदान करने वाला समय है। मंगल और गुरु। बृहत्पराशर होरा शास्त्र को जब आप पढ़ेंगे तो वह उसका अपना एक स्टैंडर्ड है और वो उसी तरह से बात करती है और जो स्टैंडर्ड बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने दे रखा, जो उसका जनरल प्रेडिक्शन है, उस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। आप मेरा वो वीडियो देखिएगा। 11 सूत्र मैंने दिए हैं एक ही वीडियो में महादशा को देखने के लिए। यदि आपने उस वीडियो को भी समझ लिया है तो फिर आपको ये जो मैं वीडियो समझा रहा हूं ये बहुत आसान लगने लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरु यदि लग्न से केंद्र में, त्रिकोण में, अर्थात 1 4 7 10 और 5 9, साथ ही साथ 11वें और दूसरे भाव में भी हो तो फिर यह शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही साथ गुरु किसी भी भाव में बैठ जाए, गुरु किसी भी भाव में बैठ जाए, परंतु वह उच्च का हो, वह स्वग्रही हो, वह अपने नवमांश में हो, कोई भी एक कंडीशन लगती हो, या तो वह उच्च का है, या तो वह स्वग्रही है, या तो वह अपने नवमांश में है, तो फिर वह शुभ फल कारक हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान मिलता है। गृह में कल्याण के कार्य होते हैं, कल्याणकारी कार्य, जैसे कि घर में किसी की शादी हो जाना, मंगल कार्य हो जाना। ऐसे समय में व्यक्ति को संपत्ति का लाभ मिलता है। यदि उसका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाएगा और संतान की भी प्राप्ति हो जाती है। अब यह तो आपने लग्न से देखा, मंगल से भी देखा जाता है, दशानाथ से भी देखा जाता है।
तो ये दशानाथ से गुरु की स्थिति क्या है यह देखिए। यदि दशानाथ मंगल से गुरु बैठता हो 1 4 7 10 यानी कि केंद्र में जाके बैठता हो, 5 9 11 यानी कि 5वें 9वें या 11वें भाव में हो, भाग्येश कर्मेश या चतुर्थेश या लग्नेश के साथ हो। भाग्येश यानी 9वें भाव का अधिपति, कर्मेश यानी 10वें भाव का अधिपति, चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव का अधिपति के साथ युत हो और किसी शुभ ग्रह के नवमांश में हो, किसी भी शुभ ग्रह के नवमांश में हो, तो यह दशा भी व्यक्ति के जीवन में शुभ फल प्रदायी हो जाती है, शुभ फल प्रदान करती है। ऐसे समय में व्यक्ति के घर की वृद्धि होती है, 1 से 2 मकान वह लिखा सकता है, भूमि की वृद्धि होती है, वह जमीन खरीद सकता है, घर में कल्याणकारी कार्य होते हैं यानी कि घर में किसी का विवाह हो सकता है, और शरीर भी आरोग्य से युक्त होता है, अर्थात जो बीमारी राहु के कालखंड में आ गई थी अब वह गुरु के कालखंड में समाप्त हो जाएगी। और ऐसे समय में व्यक्ति को बड़ा यश मिलता है, लोग आते हैं उसकी वाहवाही करते हैं, खूब यशोगान होता है। ऐसे समय में व्यक्ति के पास पशुओं का संग्रह होता था प्राचीन कालखंड में, आजकल आप ऐसा समझिए कि उसके घर में और गाड़ियां आ जाएंगी, और चौपाइयों का लाभ होता है तो आज के कालखंड में आप समझिए 4 व्हीलर आ जाएगी। और ऐसे समय में व्यक्ति का व्यवसाय कारोबार सब अच्छा चलता है, व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है। साथ ही साथ यही गुरु सामान्य राशि में हो, मतलब उच्च का ना हो, स्वग्रही ना हो, और 6ठे 8वें 12वें भाव में जाके बैठा हुआ हो, या फिर नीच राशि का यानी कि मकर राशि में बैठा हो, अस्त हो, सूर्य से 12 अंश के अंदर में ही आता हो, पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, निर्बल हो यानी उसको नवमांश में बल न मिल रहा हो, तो उसकी दशा, उसकी अंतर दशा में चोरी का भय होगा, सर्प का दंश लग सकता है, राज का भय यानी कि सरकार की तरफ से कोई नोटिस आ सकती है, और व्यक्ति को पित्त संबंधी कोई रोग भी लग सकते हैं। पित्त संबंधी रोग का अर्थ है कि वॉमिटिंग आना, पित्त बढ़ गया शरीर में। कई बार ऐसा भी है कि प्रेत बाधा भी, अर्थात कोई ऐसी बाधा जो कि आंख से न दिखे मगर व्यक्ति बहुत बंधा हुआ हो, और व्यक्ति के नौकरों और भाइयों की भी हानि हो सकती है, मतलब उसके घर से नौकर नौकरी छोड़ के चले जाएं, भाई लोग दूर चले जाएं, ये सब संकेत है बुरा समय आने का। आपको अनुभव की बात बता दूं, यदि आपका अच्छा समय है तो आपके सभी अपने स्वयं से आपके पास आ जाते हैं, और आपका बुरा समय जब होता है तो आपके अपने भी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि वह स्वार्थी थे इसलिए छोड़कर चले गए। आप यह समझ लीजिएगा कि आपका काल ऐसा आ गया, आपका समय ऐसा आ गया कि लोग आपका साथ छोड़कर चले गए। रावण जब ही विभीषण त्याग्या, भय ही विभव बिन तब ही अभागा। अर्थात बुरा समय जब भी आएगा, अनुभव की बात बताता हूं, बुरा समय जब भी आएगा आपके जो वेल विशर्स होंगे वो आपके पास से चले जाते हैं, वो आपको समझा समझा के थक जाते हैं और फिर हार करके चले जाते हैं। यदि ऐसा समय हो रहा हो तो तुरंत समझ जाना, कुंडली देखने की आवश्यकता ही नहीं है, समझ जाना कि आपके अपने वेल विशर्स आपको साथ छोड़ करके जा रहे हैं, मतलब बुरा समय आ रहा है। यह काल की गति है। मंगल की महादशा हो और गुरु की अंतरदशा चल रही हो, और उसी में आपने देखा कि कुंडली में गुरु दूसरे भाव या 7वें भाव का अधिपति निकल गया, तो फिर यह एक प्रकार का स्वास्थ्य का संकट दे सकता है। ऐसे समय में व्यक्ति को शिव सहस्त्र नाम को पढ़ना चाहिए, ऐसा बृहत पराशर होरा शास्त्र में लिखा है। तो बृहत पराशर होरा शास्त्र कहती है कि आपको शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है तब जबकि कुंडली में गुरु द्वितीय भाव या 7वें भाव का अधिपति हो और अंतरदशा उसकी आ गई हो, उसका कालखंड आ गया हो, तो पाठ करने से तो लाभ ही होगा, भगवान शिव का आशीर्वाद ही आपको मिलेगा। तो करने में क्या जाता है, जाप करिए, दान करिए, अच्छे कर्म करिए। यह याद रखिएगा कि गुरु अगर स्वग्रही हो, उच्च का हो, 6 8 12 में हो तो भी वह सुफल प्रदान कर देगा, परंतु यदि यही गुरु नीच का हो, अस्त हो, पाप ग्रह के साथ हो, भले ही वह केंद्र में क्यों ना बैठा हो, तो वह शुभ फलों की हानि कर देगा। यह आप इस तरीके से समझिए कि आपका कोई बड़ा वेलविशर था, आपने उसे कहा भाई हमारा ये काम कर देना, वह काम करने गया भी मगर कर नहीं पाया, तो नुकसान किसका हुआ, आप ही का हुआ। इसलिए केंद्र में या त्रिकोण में गुरु बैठा हो परंतु वह निर्बल हो, पाप ग्रह से बाधित हो,
नीच का हो, अस्त हो, तो वह आपका वेलविशर है, वह शुभ ग्रह है, वह काम तो करना चाहता है, मगर वह कर कहाँ पा रहा है। अगर वह कर नहीं पा रहा है तो नुकसान किसका हो रहा है? आप ही का हो रहा है। तो वह आपको नुकसान देके चला गया। मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा का कालखंड आया और यह 1 वर्ष 1 माह 9 दिन का कालखंड होता है। यानी मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा, यह भी जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। ये लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स हैं। किसी भी कुंडली में वो टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं अपना असर दिखा रहे होते हैं और यह दोनों ग्रह व्यक्ति को बड़े पराक्रमी बनाते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं इसकी एनालिसिस करते हैं। तो जब हम जातक पारिजात को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यह समय बड़ा दुखकारी है, दुख देने वाला है। नाना प्रकार के कष्ट होते हैं व्यक्ति को, व्याधि और रोग होते हैं, राजा से भय होता है, सरकार या बड़े लोगों से व्यक्ति का टकराव हो सकता है, शत्रुओं या चोरों का भय होता है, धन का नाश होता है। वस्तुतः यह दशा जो है वह शुभ नहीं होती है। अचानक से जीवन दुर्घटनाओं से भर जाता है और दुर्घटनाओं से घिरा हुआ जब व्यक्ति होता है तो क्या करता है? वह उन दुर्घटनाओं से, उन विपरीत स्थितियों से लड़ता है और पुरुषार्थ करता है तो पराक्रमी बन जाता है। तो जीवन में यह दशा भी सिखाने के लिए आती है। यदि यही शनि आपने देखा कि केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो, अर्थात 1, 4, 7, 10, 5, 9 इन भावों में शनि देवता बैठे हुए हों। अब देखना, यहां पर एकादश भाव गायब हो गया। अभी तक हम एकादश पढ़ रहे थे, वहां जहां शनि का क्रम आया वहां पे एकादश हमने शांत हो गए। उसके बाद या फिर शनि मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि का हो, अपने नवमांश में हो या इन्हीं तीनों नवमांश में हो, या फिर वह लग्नेश के साथ हो या शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो शनि की अंतर्दशा शुभ फलदायी हो जाती है। फिर अब यह शनि की दशा शुभ फलकारी हो जाएगी। कब होगी? जब शनि बैठा हो केंद्र में, त्रिकोण में। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि अगर केंद्र त्रिकोण में नहीं मिल रहा है, कहीं भी बैठा है, तो आप ये देखिए कहीं वो मकर राशि का तो नहीं है, कहीं वह कुंभ राशि का तो नहीं है, कहीं वह तुला राशि का तो नहीं है। और साथ ही साथ यह भी देख लेना है कि अपने नवमांश में बैठा हुआ है तो फिर वह शुभ फल दे देगा। साथ ही साथ हम एक कंडीशन और इसमें है कि या फिर वह लग्नेश से या शुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, तो फिर वह शनि शुभ फल प्रदान कर देता है। यदि यही शनि मेष राशि में बैठा हो यानी नीच का हो, सिंह राशि यानी शत्रु की राशि में हो, कर्क राशि यानी शत्रु राशि में हो, वृश्चिक राशि यानी शत्रु राशि में हो, तो फिर या फिर 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, तो दूर देश के किसी व्यक्ति से व्यक्ति का भय हो सकता है। मतलब दूर देश का कोई व्यक्ति आपको भयभीत कर सकता है, धन धान्य का नाश हो सकता है, बंधन, दूर देश मतलब किसी भी प्रकार का मुकदमेबाजी भी हो सकती है, रोग और भय होता है, कृषि कार्य की हानि होती है। यानी कि व्यवसाय, काम, धंधा सब अच्छा नहीं चल रहा है। कब? जब शनि मेष राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि में हो और 8वें और 12वें भाव में बैठा हो, तो दूर देश के किसी व्यक्ति से उसको कोई भय हो सकता है, डर हो सकता है। यही शनि यदि दूसरे भाव और 7वें भाव का स्वामी हो जाए और मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए, तो विशेष रूप से आप यह समझ लीजिए कि यह धनु लगन के व्यक्ति के लिए हो गया और कर्क लगन के व्यक्ति के लिए हो गया और सिंह लगन के व्यक्ति के लिए हो गया। क्योंकि मकर लगन के लोगों के लिए भी शनि द्वितीय भाव का अधिपति होगा, तो उसको नहीं गिनना है। अब यह एनालिसिस हम लोग आगे करेंगे, बहुत गहरी चर्चा होगी। आप यहाँ पर इनिशियल ही समझ रहे, हम लोग अभी प्रारंभिक ज्योतिषी है, इसलिए आप यह समझिए कि जो मोटी मोटी बात कही गई अभी उसी को पकड़ना है। इसकी एनालिसिस बहुत गहरी होती है और प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली बड़ी अलग होती है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ मोटे मोटे सिद्धांत, जो जनरल थॉट है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मंगल की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, शनि द्वितीय भाव का या 7वें भाव का अधिपति हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट का विशेष संयोग हो सकता है। बहुत ढेर सारे नियम के बाद यह नियम लगते हैं। राजा से दंड मिलने का भय हो सकता है, राजदंड का भय है,
तो ऐसे समय में भी व्यक्ति को जाप करना चाहिए, अपने इष्ट देवता का, शिव भगवान का जाप करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए, जिससे व्यक्ति की रक्षा होए। इसी क्रम में यह भी देखा जाता है कि मंगल से शनि कितने दूरी पर बैठा। तो मंगल से शनि यदि 1, 4, 7, 10, यहाँ पे 11 भी गिन लेना है, तो 1, 4, 7, 10, 11, 5, 9 भाव में बैठा हो मंगल से शनि, यदि 1, 4, 7, 10, 5, 9 और 11 में बैठता हो तो ऐसी दशा में व्यक्ति को विदेश यात्रा में जाना पड़ सकता है। कई बार अपयश भी लगते हैं, व्यक्ति की पाप कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है, बुरे कर्म करने लगता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि वो बचपन से तो मांसाहारी व्यक्ति नहीं था, शाकाहारी व्यक्ति था, पर एक समय ऐसा आया कि वह मांसाहारी बन गया। तो देखिए, क्या ऐसा तो नहीं कि मंगल की महादशा में शनि की ही अंतर्दशा तो नहीं थी? चेक करिएगा। भूमि के क्रय विक्रय में हानि होती है, यानी मंगल की महादशा चल रही हो, शनि की अंतर्दशा चल रही हो, तो उस समय भूमि की क्रय विक्रय न करें, उससे परहेज करें, और व्यक्ति स्थान भ्रष्ट हो जाता है। स्थान भ्रष्ट का मतलब वो अपने स्थान से छोड़ करके चला जाता है, उसको अपना स्थान छोड़ना पड़ सकता है। मानसिक व्यथा रहती है, आदमी मानसिक रूप से बड़ा परेशान रहता है, दिन न जाने कौन कौन सी समस्या उस बेचारे को घेरे पड़ी है, और ऐसा व्यक्ति युद्ध में पराजित होता है। युद्ध में पराजित व्यक्ति है, और युद्ध में पराजित व्यक्ति की तो बड़ी दुर्दशा होती है, वैसी ही दुर्दशा बेचारे की हो रही है। पुस्तकें बताती हैं कि ऐसे समय में व्यक्ति को मूत्राशय के कोई रोग भी हो सकते हैं। यदि मंगल से शनि 8वें भाव या 12वें भाव में बैठा हो तो स्वास्थ्य का आकस्मिक संकट आने की संभावना बनी रहती है। राजा चोर का भय रहता है, मतलब वो नॉर्मल जनरल प्रेडिक्शन है कि मतलब उसको गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उसके घर में अचानक से चोरी हो सकती है। व्यक्ति वात रोगों से पीड़ित हो सकता है, जैसे कि उसके घुटने खराब हो जाएं, सूल आदि रोग होते हैं। व्यक्ति को अपने ही कुटुंब के लोगों से या शत्रुओं से कोई भय हो सकता है। ऐसे समय में व्यक्ति को भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, और उनका जाप करने से और दान पुण्य करने से व्यक्ति के बुरे समय से उसकी रक्षा हो सकती है। परंतु हमेशा याद रखिए कि जब भी व्यक्ति के ऊपर से मंगल में शनि का समय हो तो ऐसे समय में व्यक्ति के अपने पराक्रम की वृद्धि होती है, और जो पराक्रमी होता है वह अपने समय को जीत लेता है, जो हिम्मती होता है वह अपने समय को जीत लेता है। तो इसका अर्थ है कि मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तो आप अपने इष्ट देवता पे पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने हर एक कर्म को धर्म संगत करें, तो बुरा समय आकर के चला जाएगा। जब आप धर्म संगत थे तो आपको कौन छुएगा। मंगल की महादशा हो और बुध की अंतर्दशा आ जाए तो यह समय चलता है 11 माह 27 दिन का, यानी कि 1 साल से मात्र 3 दिन कम। ऐसे में व्यक्ति को व्यापारियों से लाभ मिलता है। अब ये व्यापारी का समय आ गया, अब यह व्यापार करवाएगा। घर मकान की वृद्धि होती है। गायों का सुख, अब गायों का सुख उस जमाने में, आज के जमाने से कि ढेर सारे एसेट क्लास व्यक्ति के पास आ रहे हैं, सभी प्रकार के सुख और साधन से संपन्न हो जाता है व्यक्ति। धन संपत्ति के लिए यह दशा बड़ी अच्छी होती है। शत्रु के उपद्रव से मन में क्लेश भी रहता है, मतलब लोगों से परेशान है व्यक्ति। बुध यदि लग्न से केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, बुध यदि लग्न से केंद्र या त्रिकोण, केंद्र का अर्थ है 1, 4, 7, 10, त्रिकोण का अर्थ है 5, 9 में हो तो फिर व्यक्ति सत्संग करता है, अजपा जप उसका चालू हो जाता है। वाणी भाव, वाणी बुध वाणी का कारक है, तो अजपा जप उसका चालू हो गया। धार्मिक बुद्धि हो जाती है, अब व्यक्ति की बुद्धि धार्मिक हो गई और व्यक्ति महान कर्म करने लगता है, नीति के मार्ग पर प्रवृत्त हो जाता है, कृषि से उसको, व्यवसाय से उसको लाभ मिलने लगता है, सिद्धि की प्राप्ति होती है, अब व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को हाथी आभूषण की प्राप्ति होती है। हाथी आभूषण की प्राप्ति का अर्थ आप ये समझिए कि आज के कालखंड में व्यक्ति बड़ी वाली 4 व्हीलर ला सकता है और हायर ग्रेड की 4 व्हीलर ला सकता है, परंतु यही बुध यदि नीच का हो, अर्थात मीन राशि का हो, अस्त हो, लग्न से 6ठे, 8वें अथवा 12वें भाव में बैठा हो तो उसकी अंतर्दशा में रोग होगा, मानहानि होगा, बंधन होगा, धन का नाश होगा और उसके एसेट क्लास की भी हानि होगी, अर्थात संसाधनों की हानि होगी। और कुंडली में यदि बुध और मंगल एक साथ हो तो यह शत्रुओं का भय देती है। कब? जब मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही हो तब।
व्यक्ति रोग ग्रस्त हो जाता है, विदेश गमन करना पड़ता है और उसको कलह हो जाती है। साथ ही साथ यह जान लीजिए कि जब मंगल और बुध की युति हो तो यह व्यक्ति बड़ा चतुर है। जब बुध मंगल के साथ में हो और बुध की अंतर्दशा आ जाए मंगल की महादशा में तो व्यक्ति को शत्रुओं का भय देती है, रोगग्रस्त करती है, विदेश गमन करती है और कलह देती है। परंतु यदि बुध मंगल से चौथे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में स्वग्रही या उच्च का हो तो यह समय व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति करवा देता है। अर्थात मंगल और बुध की युति को अच्छा नहीं कहा गया है, समझ लीजिएगा। सूत्र है, महादशा आप पढ़ रहे हैं और लग्न चक्र का भी आपको सूत्र मिला। तो यह दशा मंगल बुध अगर एक साथ है कुंडली में तो दशा शुभ नहीं जा रही है, परंतु मंगल बुध की अन्य स्थितियां सही जा रही हैं। वह केंद्र में या त्रिकोण में एक दूसरे से बैठे हैं तो सामान्यतः वह बहुत अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, लक्ष्य सिद्ध हो रहा है, सिद्धि मिलेगा। ऐसे समय में व्यक्ति की कार्य व्यवसाय सब बढ़ने लगते हैं, राजा से सम्मान मिलता है, राजयोग मिलता है, अर्थात उसके हर प्रकार से कार्य उसके होने लगे। अब व्यक्ति अनेक प्रकार से वाद्य संगीत सुनने लगता है, बड़ा कलाकार हो जाता है, हर प्रकार का हुनर सीखने लगता है, बड़ा स्किल सेट वाला हो जाता है और वह हर प्रकार के कौशल से युक्त हो जाता है जब बुध और मंगल में केंद्र अथवा त्रिकोण का संबंध बना हो तब, या बुध स्वग्रही हो तब। और यही बुध मंगल से छठे, 8वें अथवा 12वें भाव में बैठता हो, पाप ग्रह से युक्त हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसे में व्यक्ति की पूरी बुद्धि ही पाप भ्रष्ट हो जाती है। वह कटु वक्ता हो जाता है, वह कड़वा कड़वा बोलने लगता है, चोरी और अग्नि का उसको भय सताने लगता है, राजा से भी उसको पीड़ा मिलती है, कलह हो जाता है। मतलब यह बड़ा व्यथित स्थिति हो गई व्यक्ति के लिए और अपने जवान के कारण मारा गया, अर्थात अपने जवान के कारण व्यक्ति फंस गया। बातें हाथी पाइये, बातें हाथी पाओ। मंगल और बुध की अच्छी स्थिति नहीं थी तो मंगल और बुध ने व्यक्ति को गलत बात करवा दी और गलत बात करवा के बेचारा परेशान हो गया। इसलिए मंगल बुध की स्थिति अच्छी रहेगी तो वह अपने ही बातों से हाथी पा जाएगा और मंगल बुध की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो वह अपने ही बातों से नई नई परेशानियों में घिर जाएगा। तो इसका अर्थ है कि जब मंगल की दशा हो, बुध की अंतर्दशा हो और इन दोनों का अच्छा संबंध न हो तो व्यक्ति को जबान पे ताला रखना चाहिए, चुप। बस यही सबसे बड़ा उपाय है। यदि बुध दूसरे भाव अथवा 7वें भाव का स्वामी हो, अर्थात वृष लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न के लिए यह स्थिति उत्पन्न होगी। इस कुंडली में मंगल और बुध का समय आ जाए, यानी मंगल की महादशा और बुध की अंतर्दशा हो जाए तो व्यक्ति को भयंकर रोग कोई हो सकता है, कोई बड़ा रोग उसको हो सकता है। ऐसे समय में व्यक्ति को विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से भगवान विष्णु रक्षा करते हैं उस जीव की और उसके सभी रोगों का, पापों का शमन करते हैं विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से। तो विष्णु सहस्त्रनाम के ऊपर यदि आप कुछ सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपको विष्णु सहस्त्रनाम पर भी कुछ बातें बताऊंगा। यदि मंगल और बुध का अच्छा संबंध हो तो यह समझ लीजिए कि यह दशा, यह अंतर्दशा व्यक्ति को चालाकी सिखा देती है। व्यक्ति बड़ा टैक्टफुली डील करने लगता है अपनी लाइफ को। मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा आ जाए तो केतु की अंतर्दशा का क्या फल होगा, तो यह जान लीजिए कि यह समय होता है 4 महीना 27 दिन का और 4 महीना 27 दिन में व्यक्ति को जातक पारिजात के अनुसार बात आती है तो बताते हैं कि उसके बाहों में, उसके कांख में कुछ विशेष प्रकार का रोग या कष्ट या दर्द हो सकता है। पीड़ा, कोई पीड़ा उसको हो सकता है वो अपने हाथ न उठा पाता। आज के कालखंड में लोग स्टैटिक होते चले जा रहे हैं तो कई बार हाथ नहीं उठा पाते हैं, तो जरा चेक करें मंगल में केतु तो नहीं आ गया है। भाई बंधुओं की पीड़ा व्यक्ति को होती है, किसी व्यक्ति से उसकी शत्रुता के संकेत मिल रहे हैं, किसी एक व्यक्ति से विशेष शत्रुता वह ले रहा है। बी केयरफुल। क्या जरूरत है शत्रुता लेने की भाई? अब देखिएगा, बृहत पराशर होरा शास्त्र कहती है कि यदि मंगल की महादशा हो, केतु की अंतर्दशा आ जाए और केतु यदि बैठता हो 1, 4, 7, 10 यानी कि केंद्र में, 5, 9 यानी 5वें 9 का अर्थ हो गया त्रिकोण में, साथ ही साथ एकादश भाव भी बताया गया। यह तो सभी में हम बता रहे थे, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? तो यहाँ एक नया भाव और ऐड किया
और उस भाव को कहते हैं तीसरा भाव। अर्थात केतु की अंतर्दशा यदि केतु 1, 4, 7, 10, 5, 9, 3, 11 भाव में बैठा हो तो केतु की दशा शुभ फल देती है। साथ ही साथ यदि यह केतु शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो उस समय में व्यक्ति को राजा से सुख, धन, लाभ ये सब मिलता है, अच्छा समय होता है, अच्छा फल मिलता है। दशा के आरंभ में अल्प, ये भी याद रखिएगा, जब केतु का समय प्रारंभ होता है तो दशा के प्रारंभ में कम और बाद में भूमि का लाभ मिलता है। जैसे ही दशा शुरू हुई तो कम अल्प लाभ है भूमि का, पर बाद में बड़ा लाभ भी भूमि का हो सकता है। तो देखिए, प्राचीन काल में भूमि ही सबसे बड़ी एसेट थी, आज के जमाने में कोई भी दूसरा एसेट आप समझ सकते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के घर में पुत्र का जन्म होता है, राज कार्य होते हैं, अधिकार बढ़ते हैं, राज्य से उसको अधिकार प्राप्त होता है, पशुओं अर्थात सभी चर वस्तुओं की प्राप्ति होती है। आप समझिए कि व्यक्ति के एसेट क्लास ही बढ़ रहे हैं और सभी सुख प्रदान करने वाली वस्तुएं व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाती हैं जब मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो तो। परंतु यही केतु अब चला गया छठे भाव, 8वें भाव और द्वादश भाव में, मंगल से हो या लग्न से हो, साथ ही साथ या तो किसी भी स्थान पर पाप ग्रहों के साथ हो, पाप ग्रहों के दृष्ट हो तो उसकी अंतर्दशा में कलह होता है और उसके दांतों में कोई रोग हो सकता है, वात की पीड़ा होती है, ज्वर होता है, अतिसार हो सकता है, उसे अनेक प्रकार के रोग पकड़ सकते हैं। लग्न से दूसरे अथवा 7वें भाव में यदि केतु बैठा हो तो ऐसे समय में व्यक्ति को रोग संताप होता है, धन की हानि की संभावना बनी रहती है। तो जब भी बुरा समय जीवन में हो तो भगवान शिव की शरण में जाएं, माता दुर्गा की शरण में जाएं और देवी का कोई स्तोत्र पढ़ें। जब भी राहु केतु से संबंधित समय चल रहा हो और बुरा समय चल रहा हो तो देवी से संबंधित किसी स्तोत्र का अवश्य पाठ करना चाहिए। देवी के स्तोत्र से जीवन में कल्याण होता है। अब बात आई मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा की। यह समय चलता है 1 वर्ष 2 माह अर्थात कुल 14 महीने यह समय चलता है मंगल की महादशा में शुक्र का। और जब हम रज्जातक पारिजात को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि मंगल में शुक्र व्यक्ति को सुखी बनाता है, परंतु ऐसे समय में व्यक्ति का स्त्रियों से बैर हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति का स्त्रियों से बैर भी है। और बैर किससे होगा? बैर कोई अनजाना व्यक्ति नहीं होता है, बैर भी वही होता है जिसको आप अपना समझ रहे थे, जिससे अभी तक बड़ी मित्रता चल रही थी, अब वही मित्र आपका शत्रु बन गया। इसका संकेतक है यह समय। बी केयरफुल। ऐसे समय में व्यक्ति का उत्तम वस्तु का लाभ, बंधुओं से धनागम होता है। शुक्र लग्न से केंद्र में बैठता हो, मंगल की महादशा हो, शुक्र की अंतर्दशा आ जाए और शुक्र को आपने देखा कि यह लग्न से केंद्र अर्थात 1, 4, 7, 10 भाव में हो, 5वें 9वें भाव में हो या उच्च का हो, उच्च का अर्थ मीन राशि में हो या स्वग्रही हो अर्थात वह तुला राशि या वृष राशि का हो, तो यह व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि करता है। और यह समय व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार का परम सुख प्रदान करता है। सभी प्रकार के भोग विलास और सुख की प्राप्ति का काल होता है। यदि शुक्र लग्न से संबंधित हो तो पुत्र स्त्री को सुख, आयु, ऐश्वर्य और भाग्य की वृद्धि होती है। तो देखिए, कुंडली में वह ग्रह जो लग्नेश के साथ हो जाए तो वह भी शुभ फल प्रदान करता है। आपने कुंडली देखी और आपको दिखा कि मंगल से शुक्र को देखा आपने, और मंगल से शुक्र आपने पाया कि 1, 4, 7, 10 यानी केंद्र, त्रिकोण यानी 5, 9, साथ ही साथ दूसरे भाव में भी आपने पाया। अब यहाँ पर एकादश भाव मिसिंग है मगर दूसरा भाव आ गया। तो दूसरे भाव में हो तो जातक को धन की प्राप्ति होती है, पुत्र का लाभ होता है, गीत नृत्य का भी सुख और मिलता है, मतलब हर प्रकार का भोग विलास व्यक्ति के जीवन में बढ़ गया। तीर्थ यात्रा का भी लाभ मिलता है, व्यक्ति को किसी अच्छे तीर्थ जाने को मिला। और यदि शुक्र कर्मेश से संबंधित हो जाए यानी दशम भाव के अधिपति से संबंधित हो जाए तो व्यक्ति को पुण्य कर्म करने को मिलते हैं, उसके पुण्य बढ़ जाते हैं और व्यक्ति सामाजिक सेवा भी करता है, अच्छे अच्छे कार्य करता है। परंतु आपने देखा कि मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और यह शुक्र
छठे भाव, आठवें भाव या द्वादश भाव में हो, किसी भी अन्य राशि में हो, उच्च का या स्वग्रही न हो, पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, तो उसकी अंतर्दशा में व्यक्ति को दुख मिलता है, शरीर की पीड़ा मिलती है, धन की हानि होती है, चोरी और वस्तुओं की हानि, हर प्रकार के एसेट का लॉस हो सकता है। यदि शुक्र दूसरे अथवा सातवें भाव का अधिपति हो और मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होता है, शरीर का कोई कष्ट हो सकता है। ऐसे में जप और दान करें। यह तो हर बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये याद रखिएगा कि जब भी आप शारीरिक कष्ट की बात करेंगे तो आप लग्न को, लग्नेश को भी देखेंगे तो बहुत गहरी परिचर्चा होती है। एक सूत्र से पूरा डिस्कशन का डिसीजन नहीं होता है, परंतु हाँ, एक एक दाने जब आप जोड़ेंगे तभी तो आपको एनालिसिस के लिए चीजें मिलेंगी। तो एक वीडियो में आपको एक बात मिले, दूसरे वीडियो में अन्य बात भी मिलेगी। इस चीज को आपको समझना है कि आप मात्र एक सूत्र को पाकर के पूरी कुंडली का फलित नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आपको समझना है। इसीलिए ज्योतिष बड़ा अनुभव की बात है। हमें एक सज्जन मिले थे, उन्होंने वो बहुत विषयों के ज्ञाता थे, परंतु उन्होंने कहा कि ज्योतिष विद्या सचमुच में बड़ी कठिन विद्या है और यह अन्य विद्याओं से बड़ी डिफरेंट विद्या है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही अलग ढंग का नीर छीर का भेद लगता है। मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो तो यह समय होता है 4 महीना 6 दिन का, और ऐसे समय में जातक पारिजात कहती है कि जातक अपने लोगों से ही दुखी होता है, उसको स्वजनों से ही दुख है, गुरुजनों से बैर कर लेता है। अब वह अपने गुरु को भी आंखें दिखाएगा। बताइए, अब गुरु को आंखें दिखाओगे तो बुरे दिन तो आएंगे ना। या अपने गुरु से मतांतर कर लेता है, पित्त और या उसको कोई प्रकार की व्याधि लग सकती है, उसकी पित्त, शरीर में पित्त बढ़ जाता है और व्यक्ति लोगों से कलह कर लेता है। यह बात जातक पारिजात के अनुसार मैंने आपको बताई। परंतु बृहत्पराशर होरा शास्त्र कहती है कि यदि सूर्य सिंह राशि का, मेष राशि का हो और 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हो, यानी कि केंद्र में बैठा हो, या त्रिकोण में यानी कि 5, 9 में बैठा हो, 11वें भाव में बैठा हो, यदि भाग्येश अथवा दशमेश के साथ हो तो शुभ फल प्रदान करता है। यानी मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आ गई, आपने देखा कि मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा में आपने देखा कि सूर्य सिंह राशि या मेष राशि का होकर के, उच्च का या स्वग्रही होकर के केंद्र में बैठा है, 5वें 9वें भाव में बैठा है तो, और एकादश भाव में बैठा है, साथ ही साथ या तो वह भाग्येश या दशमेश के साथ या युत है, तो फिर वह बहुत अच्छा फल दे रहा है। व्यक्ति को वाहन का लाभ मिल रहा है, व्यक्ति को वाहन का लाभ मिल रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति के घर में धन की वृद्धि होती है, घर में कल्याण होता है, राजा से सम्मान मिलता है और विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसे समय में व्यक्ति को राजा से दर्शन भी होता है, यानी राजा उसके घर आते हैं, यानी कि बड़े बड़े अधिकारियों से उसकी मित्रता हो सकती है। सूर्य यदि मंगल से छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठता हो तो देह में कष्ट, संताप, कार्य की हानि, मस्तिष्क रोग, ज्वर, अतिसार रोग जैसे संकेत मिलते हैं। यानी कि यह कठिन समय है। कब? जब मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो और ये 6, 8, 12 के रिश्ते में हो। यदि सूर्य दूसरे भाव या 7वें भाव का स्वामी हो, अर्थात यह तब होगा जब कुंडली में कर्क राशि होगी लगन में, या फिर कुंभ राशि होगी लगन में, तब यह दूसरे और 7वें भाव का अधिपति बनेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सर्प का कष्ट हो सकता है, मतलब सर्प के विष से कष्ट हो सकता है। तो सर्प के विष प्राचीन काल की वही बात है। आप आज के जमाने में समझिए कि कोई आकस्मिक कष्ट व्यक्ति को हो सकता है। ज्वर कब है? अचानक से शरीर का तापमान बढ़ गया, अचानक से हीट मैनेजमेंट बॉडी का नहीं हो पाया, तो फिर व्यक्ति को समस्या आ सकती है। ऐसे समय में व्यक्ति को जप और दान करना चाहिए, भगवान शिव का कोई स्तोत्र पढ़ते रहना चाहिए। बृहत्पराशर होरा शास्त्र कहती है कि ऐसे समय में व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए आरोग्य को प्राप्त करने के लिए। तो फिर सूर्य देवता जब प्रसन्न हो जाएंगे तो धन धान्य भी दे देंगे, आरोग्य भी दे देंगे। अगला जो समय आता है मंगल की महादशा में, वो आती है चंद्रमा की अंतर्दशा, जो कि चलती है 7 महीने। और 7 महीने की यह जो अंतर्दशा है, जातक पारिजात कहती है कि नाना प्रकार के वित्त का लाभ होता है। अब यह दशा बड़ी अच्छी है, तो ऐसे में व्यक्ति को हर प्रकार से धन आते हैं, मोती मिलते हैं, मणि मिलती है। पुराने समय में सब समुद्र से धन आता था, आज के जमाने में समझिए कि हर प्रकार की करेंसी व्यक्ति को मिल रही है
और व्यक्ति को ऐसे समय में निद्रा बहुत आती, खूब सोता है, आलस्य भी करता है, व्यक्ति का आलस्य बढ़ जाता है। बृहत पराशर होरा सास कहती है कि यदि चंद्रमा वृष राशि का हो या कर्क राशि का हो, 1, 4, 7, 10 में बैठता हो या 11वें भाव में बैठता हो या फिर लग्नेश के साथ बैठता हो, अब यहाँ 5वां नमा गायब है, लग्नेश के साथ बैठता हो तो उसकी अंतर्दशा में व्यक्ति को सुगंध, माला, वस्त्र आदि का लाभ मिलता है, मतलब हर प्रकार का भोग विलास की सामग्री उसको मिल जा रही है। व्यक्ति तालाब, गौशाला का निर्माण करवाता है, बड़े अच्छे अच्छे कार्य करता है और पुण्य धार्मिक कार्य करता है। घर में विवाह आदि मंगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं। घर में लक्ष्मी का वास होता है, संपत्ति की प्राप्ति होती है, अभीष्ट कार्य उसके सिद्ध हो जाते हैं। चंद्रमा, यदि चंद्रमा पूर्ण हो तो यह फल अधिक हो जाते हैं और यदि चंद्रमा क्षीण हो तो फिर यही फल न्यून मात्रा में होते हैं। तो चंद्रमा की पूर्णता और क्षीणता से आप उसकी शुभ फलों की इंटेंसिटी को समझ सकते हैं। यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि अर्थात नीच का हो या मंगल से 6ठे 8वें भाव में बैठता हो तो यह दशा कष्टकारी होती है, भय लग जाएगा व्यक्ति को और बहुत प्रकार की व्यक्ति की हानि कर सकती है। यदि चंद्रमा द्वितीय भाव या सप्तम भाव का अधिपति हो अर्थात मिथुन लगन के लिए और मकर लगन के लिए ये बात आएगी। यदि चंद्रमा द्वितीय या 7वें भाव का अधिपति हो तो शारीरिक और मानसिक कष्ट घनघोर होता है। ऐसे में देवी की आराधना करें, श्री दुर्गा, श्री लक्ष्मी की पूजा करें, उनका जप करें, दान पुण्य करें तो फिर व्यक्ति को आकस्मिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जातका भरणम भी महादशाओं के ऊपर एक अलग ढंग का एस्पेक्ट प्रदान करती है, इसलिए आपको यह सूत्र जानने चाहिए। तो देखिए, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, स्वग्रही, जब आप जातका भरणम पढ़ते हैं तो उसमें एक सूत्र आता है, यदि मंगल, 5 ग्रहों की बात आती है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि स्वग्रही या उच्च राशि में हो, या तो यह स्वग्रही हो गए हैं 5 ग्रह या तो उच्च के हो गए हैं, तो यह शुभ फल प्रदान करते हैं। पर ऐसी स्थिति में यदि वह वक्री हो जाएं तो वह मिश्रित फल प्रदान करते हैं। अब जो शुभ फल वह प्रदान कर रहे थे, जैसे ही वो वक्री हो जाएंगे उनके फल में मिश्रण आ गया। मिश्रण आने का अर्थ हो गया कि भाई अब जो शुभता आप उम्मीद कर रहे थे वह शुभता अब आप उम्मीद नहीं करेंगे, इंटेंसिटी डाउन हो गई, वक्री होते ही इंटेंसिटी डाउन हो गई। तो देखिए, लोग बोलते हैं वक्री ग्रहों का फल नहीं लिखा है, मगर वक्री ग्रहों का फल टूटे टूटे फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे जब मैं वर्ग कुंडलियों का अध्याय पढ़ रहा था बृहत पराशर होरा शास्त्र में, तो उस पर मैंने एक वीडियो में दे रखा है, मेरा वीडियो सर्च कर लीजिएगा वक्री ग्रहों पर। तो उसमें आता है कि यदि सूर्य से 7वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो वर्ग कुंडली में तो वह पूर्ण फल देता है। तो वर्ग कुंडली में क्या लग्न कुंडली नहीं आती है? वह भी तो आती है। अच्छा, अब लग्न कुंडली में अगर आप बैठा रहे हैं सूर्य से 7वें भाव में, तो मंगल, गुरु और शनि यही 3 बैठेंगे सूर्य से 7वें, और ये जब सूर्य से 7वें बैठेंगे तो ये शुभ फल प्रदान करेंगे। तो यानी कि वहां पर भी वक्री ग्रह शुभ फल दे रहा है, मगर कौन सा वक्री ग्रह शुभ फल दे रहा है? वह ग्रह दे रहा है जो सूर्य से 7वें है। याद रखिएगा, सूर्य से 8वें और 6ठे को नहीं देखना है, सूर्य से 7वें को ही देखना है। तो वक्री ग्रह यदि सूर्य से 7वें हो तो वह पूर्ण फल देगा, अन्यथा इधर उधर है तो फिर विशेष रूप से आपको यह समझना है कि सूर्य से उसका संबंध जो है वह खडाष्टक ना हो। अगर सूर्य से खडाष्टक संबंध बना लिया है तो फिर वह रुला देगा। और इस संदर्भ में सारावली में बात आती है। सारावली में ऐसा आता है कि वक्री ग्रह की दशा हो, वक्री ग्रह की दशा में मनुष्य कुम्हार की चाक की तरह घूमता है, यानी कुम्हार की चाक की तरह उसको घुमा दिया जाता है, अर्थात वक्त के थपेड़े व्यक्ति को बहुत लगते हैं। और लेकिन यदि वक्री ग्रह पापी हो, यानी पाप ग्रह यदि वक्री हो जाए और उसकी दशा चल पड़े, तो ऐसे समय व्यक्ति को जीवन में बहुत विपत्ति आती है, बहुत प्रकार का शत्रु का कष्ट हो जाता है। तो हमने आपको मंगल की महादशा के अंतर्गत वक्री ग्रह का भी फल के बारे में एक बात बता दी। तो यह बात विशेष याद रखिएगा, वक्री ग्रह बड़ा नचाता है। तो जात का भरणम में वक्री ग्रह का सूत्र मिला, सारावली में वक्री ग्रह का सूत्र मिला, और बृहत पराशर होरा शास्त्र में वक्री ग्रह का परोक्ष रूप से मिला।
तो देखिए, मंगल की महादशा हो और मंगल मेष राशि का हो तो यह सामान्यतः व्यक्ति के जीवन में कल्याणकारी दशा होती है। व्यक्ति के जीवन में संतान की भी प्राप्ति होती है, साहस की भी वृद्धि होती है, अग्नि का भय होता है और शत्रुओं का उदय होता है। याद रखिएगा, यदि मंगल वृष राशि का हो और मंगल की महादशा चल रही हो तो ऐसे में व्यक्ति का वैभव बढ़ता है, गुरु देवता की भक्ति करता है व्यक्ति और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करता है। वाणी भाव पर मंगल आ जाएगा तो खूब ऊंची ऊंची बोलेगा। मिथुन राशि में यदि मंगल हो और उसकी दशा आ जाए तो ऐसे समय में व्यक्ति को विदेश गमन होता है, वात पित्त की बीमारी लग जाती है और अपने लोगों से उसको विरोध सहना पड़ता है। परंतु ऐसे समय में व्यक्ति अनेक प्रकार के कला और शिल्प, युद्ध कला आदि सीख लेता है। कर्क राशि का मंगल हो और मंगल की महादशा चल रही हो तो ऐसे समय में व्यक्ति बागवानी करता है, अग्नि के कर्म करता है, पत्नी और पुत्र से वियोग में रहता है। बेचारे को अपने पत्नी और संतान से दूर जाना पड़ता है, इसका कष्ट उसको रहता है, मानसिक कष्ट। इस बात का उसको बड़ा मानसिक कष्ट होगा जब मंगल कर्क राशि का होगा और मंगल की अंतर्दशा चल रही हो। ऐसे समय में व्यक्ति का शरीर भी दुर्बल हो जाता है। कर्क राशि में यदि मंगल 28 डिग्री पार कर जाएगा तो फिर इन दोषों से मुक्ति मिल जाएगी और व्यक्ति को सब शुभ फल मिल जाएंगे। यदि सिंह राशि का मंगल हो तो व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होती है। अब वह राजा से जुड़ गया तो उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएगा और ऐसे समय में व्यक्ति को शस्त्र या अग्नि की कोई पीड़ा भी हो सकती है। पत्नी संतान से वियोग बेचारे को अभी भी रहेगा। कन्या राशि का मंगल हो और मंगल की महादशा आ जाए तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में सद्गुणों की वृद्धि होती है। व्यक्ति बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख लेता है, यज्ञ आदि कर्म करता है, श्रद्धा से युक्त हो जाता है, पत्नी और संतान की और संपत्ति की प्राप्ति उसको होती है, यानी उसका विवाह भी होगा, उसके लिए हर प्रकार की अच्छी चीजें मिलेंगी। पत्नी संतान संपत्ति से सुखी हो जाता है व्यक्ति। तुला राशि का मंगल हो और उसकी दशा आ जाए तो ऐसे समय में व्यक्ति को धन और पत्नी से वंचित हो जाता है। तुला राशि में मंगल हो और मंगल की महादशा चलने लगे तो ऐसे समय व्यक्ति अपने धन और पत्नी से वंचित हो जाता है। उसको पत्नी का कष्ट हो सकता है, झगड़ों के कारण उत्साह की कमी हो जाती है। जो उसका सबसे झगड़ा हो गया इसलिए उसके उत्साह की कमी हो गई और पुरुषार्थ की कमी का अनुभव करता है। वृश्चिक राशि का मंगल हो और वृश्चिक राशि का मंगल रहते हुए ही उसकी महादशा भी लग जाए तो ऐसे व्यक्ति कृषि कर्म में लगे रहते हैं, गृहस्थी बहुत अच्छे से चलाते हैं, धन का संचय करते हैं और कई लोगों से ईर्ष्या भी करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता भी है। धनु राशि का मंगल हो और मंगल की महादशा आ जाए तो ऐसे में व्यक्ति विद्वानों से देवताओं के प्रति भक्ति करता है, आदर भाव रखता है, राजा से मनचाही वस्तु को प्राप्त कर लेता है। किसी उत्सव में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है, यानी कि घर में मान लीजिए कोई उत्सव है तो उसके घर में कोई व्यवधान भी आ सकता है। मकर राशि का मंगल हो और उसकी दशा चल पड़े तो वंश के अनुसार राज्य की प्राप्ति होती है, यानी कि गरीब के घर में है तो थोड़ा बड़े लेवल पे जाएगा और राजा के घर में है तो बहुत बड़े लेवल पे चला जाएगा। युद्ध वाद विवाद में विजय व्यक्ति को मिल जाती है, कीमती वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। यदि 28 डिग्री पार कर ले तो फिर बहुत प्रयास करने के बाद सफलता मिलती है, ऐसा भी बात बताई गई है मकर राशि के मंगल के लिए। कुंभ राशि का मंगल हो और मंगल की महादशा लग जाए तो फिर ऐसे में व्यक्ति के आचरण में गिरावट होती है, यानी उसके आचार विचार थोड़े अच्छे नहीं है। बी केयरफुल, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। पुत्र संबंधी चिंता व्यक्ति को लग सकती है और अत्यधिक व्यय से व्यक्ति परेशान होता है, बेचैन रहता है। और मंगल बैठा हो मीन राशि में और मंगल की महादशा लग जाए तो ऐसे व्यक्ति को संतान की चिंता हो सकती है, उसके संतान को कोई चिंता उसको लगी हुई है। व्यक्ति बड़ा खर्चीला है, किसी बीमारी से पीड़ित है, उसको कोई बीमारी है और धन की प्राप्ति भी करता है। दांत, खुजली, त्वचा के रोग हो सकते हैं और विदेश में निवास होता है, यानी व्यक्ति विदेश में रहता है, अपने घर में नहीं रहता है। एक बहुत ही विशेष बात, एक बहुत विशेष सूत्र दिया गया है, इस सूत्र को याद रखिए कि यदि मंगल वर्गोत्तम हो तो विजय देता है। मंगल किसी भी राशि में किसी भी स्थान पे हो तो यह व्यक्ति को विजय प्रदान करता है। और मंगल यदि नीच नवमांस का हो तो दुख देता है। मंगल यदि उच्च राशि में बैठा हो यानी मकर राशि में बैठा हो और नीच नवमांस यानी कर्क नवमांस में हो जाए
तो यह निकृष्ट फल देता है। आपने लग्न कुंडली में देखा मंगल उच्च का है और नवमांश में देखा मंगल नीच का है, तो जान लीजिए कि यह नीच का मंगल सारे उच्च के फल को समाप्त कर देगा। और मंगल नीच राशि का है, मगर लग्न कुंडली में आपने देखा मंगल नीच राशि यानी कर्क राशि का है, परंतु नवमांश में आपने देख लिया वहां पर उच्च नवमांश में यानी मकर नवमांश में है, तो यह जीवन में बड़ा ही सुफल दे देगा। ऐसा हमने सबसे अंतिम में क्यों बताया? क्योंकि हमने आपको पहले ही एक सूत्र दिया था, मंगल बड़ा वक्र है, मंगल बड़ा टेढ़ा है और टेढ़े व्यक्ति को समझना बड़ा आसान नहीं है। टेढ़े आदमी को समझने के लिए बड़ी अनुभव की आवश्यकता है। तो इस मंगल के जितने भी फलित को हमने बताया, हम आपको बता दें कि यह अनुभव से आता है। मंगल को आप एक बार में देख करके नहीं बता सकते, इसके लिए बड़ा अनुभव लगता है। और इसका अंतिम में जो हमने ये बात बताई कि उच्च राशि में नीच नवमांश में है तो वह अशुभ फल दे रहा है, नीच राशि में है परंतु उच्च नवमांश में चला जा रहा है तो वह शुभ फल प्रदान कर दे रहा है। तो देखिए कितना टेढ़ा मेढ़ा इसका काम है। यह वक्र है, यह मंगल बड़ा वक्र है, इतना आसानी से अपने आप को नहीं समझने देता है किसी को। यह मंगल आपके अंदर का सत्व है, याद रखिएगा। तमोगुणी ग्रह है मगर सत्व का अधिपति है, ऐसा आपको समझना है। तो मंगल आपके लिए मंगलकारी हो, ऐसी हार्दिक शुभकामना आपको देते हुए और इस पुस्तकों की विवेचना में मेरे से यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उन सबके लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए मैं आप सबको ज्योतिष के विषय में आप खूब प्रवीण हो ऐसी शुभकामना देते हुए आज का यह वीडियो यहाँ पर संपन्न कर रहा हूँ। इस विषय पर आगे और गहरी चर्चा होगी जब मैं इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के आऊंगा। अभी जो भी चर्चा चल रही है वो प्राइमरी लेवल पे है, इसकी और गहरी विवेचना होती है। तो आप यह समझिए कि हम अभी भी सीख रहे हैं, लर्निंग में हैं। और ज्योतिष ऐसा विषय है कि एक जीवन भी कम है पूरे विषय को समझने के लिए, तो जो भी समझ लीजिए उतना ही भला। तो आप सबको इस विषय को संपन्न करते हुए आप सबको नमस्कार कहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।